नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने मई, जून, जुलाई और अगस्त माह की मंथली मैगजीन को कवर किया है और उसके डिटेल वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जहां आप जाके उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। तो आज हम जो चालू करने जा रहे हो सितंबर माह की मंथली मैगजीन है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा दिए हुए लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे मंथली मैगजीन के, जिससे आपको ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि कंफर्टेबल भी फील हो रहा होगा पढ़ते टाइम भी और वीडियो देखते टाइम भी। तो मेरा जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरा जो तरीका रहता है पढ़ाने का वो लाइन टू लाइन इसका समझाने का तरीका है। मतलब कहने का कि अगर आप वीडियो देखें तो अच्छी बात है, ना भी देख पाए तो आप सुन के भी एक तरह से मंथली मैगजीन को कवर कर लें। और एडिशनल इसमें कुछ डाटा ऐड करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जो भी रहता है वो पर्याप्त इसमें रहता है। क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए परफेक्ट है, ये जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है। तो उस हिसाब से मैं इसमें कुछ ज़्यादा ऐड करता नहीं हूँ। और फिर जहाँ ज़रूरत होती है जो डाटा देने की, वो डाटा भी मैं ऐड करता हूँ, साथ ही साथ आपको समझाने का प्रयास भी करता हूँ, ताकि आपके लिए सफिशियंट रहे, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी एक मेरा एक सजेशन और है कि जैसे लोग द हिंदू पढ़ रहे हैं और कह सकते हैं कि बहुत तरीके के पेपर पढ़ रहे हैं इसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, कोचिंग वाले जो मंथली मैगजीन बनाते हैं तो वो प्रिसाइज नोट्स की तरह बनाते हैं। मतलब उस महीने भर का पूरा निचोड़ आपको 150 पेज में दे रहे हैं। तो जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप उतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो आप सिर्फ इसको पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि एक इसका फायदा ये है कि आप जैसे इसको पढ़ रहे हैं तो आपको आपकी मेहनत बच रही है, साथ ही साथ आप एक महीने अगर 15 दिन भी इसको आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आपका वो चीज क्लियर हो रहा है। जो आप एक तरह से पर डे आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो उतना जितना आप प्रिसाइज करेंगे, उसको पूरी चीज देखेंगे, उससे अच्छा आप इसी को पढ़िए, मंथली मैगजीन। क्योंकि इसमें भी उतनी ही मेहनत करते हैं और आपसे ज्यादा एक्सपर्ट टीचर्स लगे होते हैं मंथली मैगजीन को बनाने के लिए, है ना। उसमें कौन से टॉपिक जरूरी है, कौन से नहीं जरूरी है, कौन अन्यथा है, किसको निगलेक्ट करना है, तो वो सारी चीजों के हिसाब से एक मंथली मैगजीन बनाई जाती है ना। अगर आप टॉपर्स के वीडियोस भी देखेंगे, जैसे आप बाजीराम के टॉपर्स हैं अपना, जो फर्स्ट सबसे कम उम्र के जो आईपीएस बने, उन्होंने भी कहा है कि जो रोज डेटा पढ़ते हैं, मतलब एग्जाम पेपर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए, उससे अच्छा है कि आप मंथली मैगजीन पकड़िए, क्योंकि वो सफिशियंट डाटा रहता है और आप अगर उसको रोज पढ़ते हैं तो आपका वो मेमोराइज ज्यादा होता है। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप इधर उधर की चीज़ों पे फोकस करने के बजाय एक करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ मंथली मैगजीन पर ही फोकस करें। क्योंकि कोई आप एक मैगजीन जैसे आप उठाते हैं तो आप उसी में कंसंट्रेट किए रहेंगे, तो आपके लिए वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि कोचिंग वाले भी आपको तो पता है हर एक चीज़ को प्रिसाइज करके आपको उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस का वर्डन हो जाता है कि और चीज़ें पढ़ना उतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वीडियो के माध्यम से आप इसको देख के सुन के भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इसके पहले हम देख लेते हैं इसकी विषय सूची में क्या है। जैसे आदित्य एल 1 जो अपना सूर्य मिसाइल की इन्हें लिखना है ना, उसके बारे में देखेंगे। चंद्रयान 3 का टाइटल लॉकिंग क्या कैसे है, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, वेनेडियम, बाई गुणसूत्र, है ना, जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी और संचित सूर्य, इन सबको देखेंगे। और आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो चैप्टर है, जो आपका सेशन है आज का, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का जो पहला टॉपिक है आदित्य एल 1, ये सुर्खियों में क्यों है इसके बारे में जानते हैं। तो आदित्य एल 1 क्या है कि इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को सफलतापूर्वक सौर मिशन आदित्य एल 1 लॉन्च किया है। तो क्या है कि आदित्य एल 1 क्या है, एक सौर मिशन है जो सूर्य के एक तरह से कक्षा का पूरा अध्ययन करेगा। यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में स्थिति स्थापित वेधशाला श्रेणी का पहला भारतीय सौर मिशन है। तो ये भारत का पहला सौर मिशन है। तो ये जानकारी बहुत ही जरूरी है ना। तो अन्य तथ्य में देखेंगे तो 18 सितंबर को इसरो ने ट्रांस लैंग्रेजियन पॉइंट एक एक्स जो है इसेंसन, है ना, इसरसन यानी टीएल फर्स्ट पर चरण पर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस चरण के बाद क्या होगा, अब अंतरिक्ष यान को अपने लक्ष्य L1 लैंग्वेज बिंदु तक पहुंचने के लिए लगभग 110 दिन लगेंगे, है ना। साथ ही क्या है कि सुपर थर्मल थर्मल एंड एनर्जेटिक पॉलिटिकल पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने वैज्ञानिक डेटा को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है ना। यह उपकरण आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट पेलोड का हिस्सा है। स्टेप्स में 6 सेंसर लगे हैं ना, जो अलग 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 दिशाओं में सुपर थर्मल तथा ऊर्जावान आयनों के बारे में आंकड़े जुटाएंगे। आदित्य एल 1 मिशन पूरे जीवन काल तक इस स्टेप से आंकड़े जुटाता रहेगा। तो ये हो गया, है ना। अब आदित्य एल 1 के बारे में जान लेते हैं थोड़ा।
तो आदित्य उलन क्या है, इसको जो प्रक्षेपित किया गया है तो किस प्रक्षेपण यान से किया गया है? इसके लिए PSLV C-57 का इस्तेमाल किया गया। यह 25वां मिशन है जिसे PSLV एक्सल कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया गया। इसे सूर्य तथा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर प्रभा मंडल कक्ष जो हेलो ऑर्बिट है उसको स्थापित करने की योजना है। तो इस वैज्ञानिक उद्देश्यों पर एक नजर डालेंगे तो ये क्या है कि सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना है ना। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग के आंशिक रूप से यानी प्लाज्मा और कोरोनल मास इंजेक्शन की परिघटना और सौर लपटों के पीछे के भौतिक अध्ययन करना है ना। इन सिटू पार्टिकल और प्लाज्मा इन्वायरमेंट का अवलोकन करना, सूर्य की अलग अलग परतों में होने वाली प्रक्रिया में क्रम अध्ययन निरीक्षण करना जो अंततः सौर विस्फोट की घटना को जन्म देता है ना। और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना जैसे सौर पवन की उत्पत्ति और इसके संगठन की गति। तो आदित्य उलन क्या है, अपने साथ 7 पेलोड्स ले गए हैं। इसमें 5 इसरो द्वारा और 2 अन्य भारतीय शैक्षणिक संस्थानों ने तैयार किए हैं। अभी हम देख सकते हैं लेयर ऑफ सन के, जो सन में कितने लेयर पाए जाते हैं। जैसे इसमें से आपका जो आंतरिक लेयर है, इसमें सबसे पहले इसे क्या कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर कोर है ना। उसके बाद सेकंड जो है उसे रेडिएटिव जोन है ना। उसके बाद है आपका कन्वेक्टिव जोन, ये तीसरी लेयर हो गई है ना। फिर उसके बाद ये चौथी लेयर है सब सरफेस फ्लो, फिर फोटोस्फीयर, सन स्पॉट, इसे फ्लेयर बोलते हैं। ये जो आपके सन के बीच में जो ये आपको लाइट दिख रही है, समझ में आ रही है ना, उसको आप क्या बोलोगे, फेयर बोलोगे है ना। फिर उसके बाद एक क्रोमोस्फियर होते हैं जो ये एरिया हो गया है ना। इस तरह की जितने भी एरिया है, ये कोरोना यानी बाहरी एरिया कोरोना बोलते हैं इसे है ना। और इसके बाद ये जो फ्लेम उड़ता है इसे क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंस बोलते हैं। और ये कोरोना होल जो यहाँ पास इस तरह के ये कलर दिखता है, ये कोरोना होल हो गया। तो ये हो गया है ना। उसके बाद क्या है कि आदित्य वन में जो रिमोट सेंसिंग पेलोड है उसमें है विजुअल एनिमेशन लाइन, कोरोनोग्राफ VELC है ना, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी N1 आर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है ना। इंसिट्यू पेलोड में देखेंगे तो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है ना, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य एडवांस टाई एक्सकेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेमीटर है ना। तो ये हो जाएगा। यह मिशन विशेष क्यों है, तो पहली बार नियर यूवी बैंड से सूर्य के प्रकाश में वलय का अवलोकन करेगा है ना। यह CME की त्वरण प्रणाली के बारे में जानकारी देगा। यह ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस की सहायता से CME और सोलर फ्लेयर्स का पता लगाकर सटीक अवलोकन एवं डाटा प्रदान करेगा। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा देखने लैग्रेंजियन पॉइंट्स क्या है ना। तो लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है कि यह दो पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के संदर्भ में है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं जहां पर स्थापित पिंड या उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बना रहता है। सरल शब्दों में लैग्रेंजियन पॉइंट्स जो होते हैं अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी बना देते हैं। जैसे यहाँ सूर्य का जितना गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ लगेगा है ना, और इसके बाद अर्थ का लगेगा। तो यहाँ ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट है ना, ये 4, यहाँ क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल उसका कम रहेगा, जिससे क्या होगा कि अगर जो उपग्रह या फिर क्या कह सकते हैं कि पिंड है ना, वो स्थापित वहां हो जाएगा और उस पर लगने वाले ईंधन का खर्चा भी कम होगा क्योंकि कोई नहीं खींच पाएगा और दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो वहां पास ही स्थापित रह जाएगा। तो ये हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है। जैसे आप देख सकते हैं L1, L2, L3, L4 और ये L5 है ना। तो ये जैसे आप देख सकते हैं इनमें से क्या है, 3 L1 L2 अस्थिर है और 2 L4 L5 स्थिर है ना। अस्थिर लैग्रेंज बिंदु क्या होते हैं, बड़े द्रव्यमान वाले दो पिंडों के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा पर स्थित होते हैं। स्थिर लैग्रेंज बिंदु क्या होते हैं कि द्रव्यमान वाले पिंडों के केंद्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा के आधार पर निर्मित दो समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष पर होते हैं। महत्व देखेंगे तो सूर्य पृथ्वी जैसे दो पिंडों वाली प्रणालियों में अंतरिक्ष में इन पॉइंट्स पर उपस्थित उपग्रह अपने नियत स्थान पर बने रहते हैं। यहाँ पर स्थापित उपग्रह से ईंधन की क्षमता भी कम होती है। क्रियाविधि क्या होती है, लेग्नेस पॉइंट पर दो विशाल द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और किसी छोटे पिंड को उनके साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल दोनों बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा। अन्य मुख्य मुख्य बिंदु में क्या है, इटली में जन्मे फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुईज लैग्रेंज के नाम पर इसका नाम रखा गया है ना। लैग्रेंज पॉइंट 1 सूर्य पृथ्वी के बीच एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी से L1 की दूरी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी के लगभग 1% है ना। तो ये हो जाएगा। बस इसमें इतना जानना जरूरी है। और दूसरा क्या है, निष्कर्ष में कह सकते हैं कि इसरो का यह महत्वाकांक्षी मिशन वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने से देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो चंद्रयान 3
टाइडल लॉकिंग। तो ये क्या है कि रोवर जो है प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश की गई है ना, सूर्योदय होते ही, है ना। गौरतलब है कि इन्हें चंद्रमा की रात से सुरक्षित रखने के लिए स्लीप मोड में डाल दिया गया था। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य में देखेंगे तो चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है ना, इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि के दौरान इन्हें लैंड करने की योजना बनाई गई थी। यदि लैंडर और रोवर को हाइबरनेशन मोड में एक्टिव मोड में लाने में सफलता हासिल होती है तो इसे भावी अंतरिक्ष अभियानों के लिए इसरो की लैंडर रोवर तकनीक के उपयोग में मान्यता मिल जाएंगे। अब चंद्र दिवस के बारे में जानेंगे कि चंद्रमा के एक औसत सौर दिवस यानी वह समय जब चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष अपनी धुरी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा पर औसत सौर दिवस 29.5 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। पृथ्वी पर एक औसत सौर दिवस 24 घंटे के बराबर होता है ना, इसलिए चंद्रमा के दिन की अवधि रात की अवधि के 14-14 दिन के बराबर होती है। चंद्रमा पर जो तापमान होता है 250 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि रात के अधिकतम -208 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है। तो ये इतना जरूरी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना तो सब रहता है। टाइडल लॉकिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो टाइडल लॉकिंग का तात्पर्य क्या होता है, चंद्रमा अपनी धुरी के सापेक्ष सूर्य के सापेक्ष पर घूर्णन करने में लगने वाला समय और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला समय दोनों बराबर होते हैं। यह चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक दूसरे पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल के बराबर होते हैं, इसे ही टाइडल लॉकिंग कहते हैं। इसके परिणाम क्या होते हैं, इसके चलते हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, अर्थात चंद्रमा का एक भाग ही पृथ्वी की ओर रहता है जबकि दूसरा भाग पृथ्वी की ओर कभी नहीं आता। इसलिए पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा के दो भाग होते हैं, पहला नियर साइड होता है, दूसरा फार साइड होता है। आकार का प्रभाव होता है, जैसे दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दोनों पिंडों के आमने सामने भागों पर अधिक प्रभाव डालता है। इसके चलते दोनों पिंडों के आकार में फैलाव और विकृति देखने को मिलती है। टाइडल लॉकिंग के कारण क्या होता है, पिंड का घूर्णन गति धीमी हो जाती है। और चंद्रमा पर बसने की संभावना से क्या तात्पर्य है, चंद्रमा पर उच्च दैनिक तापांतर के चलते यहाँ बसना और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ये हो जाएगा। हमारा जो अगला टॉपिक है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास की व्यवहार्यता में अंतराल में वित्त पोषण VGF की एक योजना को मंजूरी दी है। तो क्या है कि 2030 से 31 तक 4000 मेगावाट की BESS परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है ना। इससे पूंजीगत लागत के 40% तक वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा। यह समर्थन VGF के रूप में बजटीय सहायता के तौर पर प्रदान किया जाएगा। VGF क्या होता है, एक मुफ्त या आस्थगित अनुदान है। प्राय यह अनुदान आर्थिक रूप से उचित किंतु फंडिंग की कमी के चलते अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस योजना का क्या लक्ष्य है कि 5.50 से 6.60 रुपए प्रति किलोवाट घंटा के बीच लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज प्राप्त करना। इससे बिजली के अधिकतम मांग के दौरान बिजली की आपूर्ति करने के लिए भंडारित नवीकरणीय ऊर्जा को एक व्यवहार किफायती विकल्प बनाया जाएगा। तो ये हो जाएगा। डिस्कॉम्स को BESS परियोजना का लगभग 85% उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाया जा सके और साथ ही पारदर्शी और प्रतिस्पर्धा बोली के प्रक्रिया के तहत इसे किया जाएगा। BESS क्या होता है, यह एक विद्युत रासायनिक भंडारण प्रणाली है ना। इसके ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत भंडारण प्रणाली के कई उपयोग हैं। इसका उपयोग या तो स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है या फिर उत्पादन, पर्यवेक्षण और वितरण के स्तरों पर भी किया जा सकता है। BESS के प्रकार में क्या देखेंगे, जैसे स्टैंड फॉर नॉन फ्लो बैटरी। इसमें इलेक्ट्रोलाइट की डूबी प्लेटें से युग्म से बने होते हैं, जिसमें से कह सकते हैं लेड एसिड बैटरी इसके उदाहरण है ना। निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी और सोडियम सल्फर बैटरी, ये स्टैंडर्ड बैटरी है नहीं, नॉन फ्लो बैटरी है ना। फ्लो बैटरी में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के टैंक और मेम्ब्रेन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो रिडक्स फ्लो बैटरी और हाइब्रिड फ्लो बैटरी। तो ये है। अब BESS के घरेलू विनिर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि पहला है जिसमें है आर्थिक। इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। सामाजिक क्या होगा, इससे कौशल विकास कार्यक्रमों और इनक्यूबेशन सेंटर और उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे। पर्यावरण में देखेंगे तो इससे सरकार के पंचामित लक्ष्यों को पूरा कराने में सहायता मिलेगी और पंचामित लक्ष्यों को UNFCCC और COP के दौरान इसको दिया गया था। अब इसके विनिर्माण में चुनौतियां क्या है भारत में। पहला है कच्चे माल की उपलब्धता, ये तो सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें हमारे पास कच्चा माल नहीं है। नीति और विनियमन है ना, कर संबंधी छूट को अचानक बंद कर रहे हैं। त्वरित मूल्यह्रास संबंधी लस में कमी, तो ये नीति और विनियमन में कमी है। प्रौद्योगिकी और मटेरियल साइंस, कहने का तात्पर्य है कि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और जानकारी का आदान प्रदान का भी अभाव है ना। उच्च लागत वाली अनुसंधान एवं विकास संबंधी अवसंरचना का अभाव है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ऊर्जा भंडार संबंधी नीतियों के समर्पित घटकों का अभाव है। वित्त पोषण भी इसमें कमी है ना, क्योंकि इसमें प्रॉपर
क्योंकि इसमें क्या है, बैंकिंग एवं वित्तीय तकनीकी विशेषज्ञता और मानवीकृत वित्तीय मॉडल की कमी है। अन्य विभिन्न चुनौतियों में देखेंगे तो ऐसी संभावना है कि लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण बाजार में उछाल के कारण लेड एसिड प्रौद्योगिकी की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी, है ना। और इससे लेड एसिड प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। तो ये इससे जुड़ी अन्य चुनौतियां होंगी, है ना। आगे की राह में क्या किया जा सकता है, इसकी मांग पैदा करना, है ना। आसान ऋण सुविधा प्रदान करना चाहिए। ई बसों, ई कैब, ई ऑटो की मांग बढ़ाने हेतु उपाय किए जाने चाहिए। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम लागू करना चाहिए। एडवांस निर्माण के लिए कम से कम 50% मूल्यवर्धन करना चाहिए, है ना। तो इससे भी इसको करके आप कह सकते हैं कि इसकी मांग को बढ़ा सकते हैं। राज्यों द्वारा सरकार अवसंरचना संबंधी सहायता दे सकते हैं। बिजली उपयोग के लिए कराधान को एक तरह से कह सकते हैं कर संबंधी राहत दे सकते हैं। पुनर्चक्रण और संधारित्रता पर भी ध्यान देके इसको बढ़ाया जा सकता है। हमारा जो आज का अगला टॉपिक है वो है वेनेडियम। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के शोधकर्ताओं ने गुजरात में खंबात की खाड़ी में वेनेडियम की खोज की है। वेनेडियम एक क्रिटिकल मिनरल है ना। तो खंबात की खाड़ी में लिए गए नमूनों में टाइटे टाइटेनी क्या टाइटेनो मैग्नेटाइट पाया गया है ना। वेनेडियम एक अयस्क होता है इसे। तो वेनेडियम का एक ये प्राथमिक स्रोत है ना। जैसे कि ये दुनिया का 88% वेनेडियम टाइटे मैग्नेटाइट से ही प्राप्त होता है। जब पिघला हुआ लावा तेजी से ठंडा होता है तब टाइटेनोमैग्नेटाइट का निर्माण होता है। तो ये है। अब जीएसआई के अनुसार खंबात की खाड़ी में बेसाल्ट लावा से निर्मित दक्कन के पठार से बहकर आने वाली नदियां नर्मदा ताप्ती नदियों द्वारा अवसाद या तलछट का जमाव किया गया है ना। यह पहली बार है जब भारत के अपतटीय जलछट में वेनेडियम की मौजूदगी का पता चलता है। तो वेनेडियम के बारे में जान लेंगे तो यह एक रासायनिक तत्व है ना, जिसका संकेत क्या होता है भी और परमाणु संख्या 23। इसे एक ट्रांजिशन मेटल के रूप में वर्गीकृत किया गया है ना। यह भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह महाद्वीपीय पर्पटी में पाए जाने वाले शीर्ष तत्वों के 22वें स्थान पर है। इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल है। उपलब्धता में क्या है, यह शायद ही कभी प्रकृति के मूत्र तत्व के रूप में मिलता है। हालांकि मैग्नेटाइट, वेनाडाइनाइट और कार्नोटाइट या पेट्रोनाइट ये जो होते हैं ये 65 अलग अलग खनिजों में पाए जाते हैं। इसके भौतिक गुण धर्म देखेंगे तो मानव परिस्थिति में सख्त और चांदी जैसे धूसर रंग की धातु है। यह बहुत अधिक तन्य होती है, अतः इसे तार बनाए जाते हैं। साथ ही यह अवघात वर्धक भी होती है, अतः इसे पतली पतली सीट भी बनाई जा सकती है। यह जंगरोधी धातु भी है। यह कमरे के तापमान पर जल या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। वेनेडियम के उपयोग क्या है कि इससे ऊर्जा भंडारण का उपयोग किया जा सकता है। स्टील बिजली निर्माण के लिए उत्प्रेरक के रूप में और रिएक्टर और औषधि उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ एरोस्पेस और विमानन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और रंजक तथा चीनी मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में धातु विज्ञान में एक अपचय के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये वेनेडियम का उपयोग हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या है कि बढ़ती हुई उपयोगिता के कारण इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद है ना। VRFB का एक नवीकरणीय संधारणीयता और अत्यधिक सुरक्षित ऊर्जा भंडार प्रणाली के रूप में कार्य करने में सक्षम है। यह क्षमता इसे महत्वपूर्ण तकनीक बनाती है और वेनेडियम की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास शुरू करने होंगे। तो ये हो जाएगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बाई गुणसूत्र। तो बाई गुणसूत्र क्या है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने लॉन्ग रीड अनुक्रमण तकनीक है ना, सिक्वेंस टेक्निक के जरिए बाई गुणसूत्र को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है। बाई अंतिम मानव गुणसूत्र है जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर टेलोमेयर टेलोमेयर का अनुक्रमित किया गया है। टेलोमेयर क्या होता है, डीएनए अनुक्रमों तथा प्रोटीन से बनी ऐसी संरचना होती है जो गुणसूत्र के सिरों पर पाई जाती है और उसकी रक्षा करती है। तो इसकी अनुक्रमण से क्या होगा, हमारी समझ में बाई गुणसूत्र जीन में बदलाव के चलते होने वाले रोग को और बेहतर हो सकता है ना। बाई गुणसूत्र के नष्ट होने से कैंसर, अल्जाइमर और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, जिससे इसको बचाया जा सकता है। तो गुणसूत्र और अनुक्रमण के बारे में थोड़ा जान ले सकते हैं। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए के एकल अणु और प्रोटीन से बनी जैसी संरचना होती है ना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका तक जीनोमिक जानकारी को पहुंचाया जाता है। गुणसूत्र क्या होते हैं, पादपों और प्राणियों में कोशिकाओं या केंद्रक के न्यूक्लियस पर पाए जाते हैं, है ना। मानव में 22 युग्म अलैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। और साथ ही साथ क्या होता है, एक युग्म लिंग निर्धारक गुणसूत्र होता है, जैसे XX या XY का होता है। अर्थात मनुष्य में कुल मिलाकर 46 यानी 23 युग्म के गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना।
तो ये हो गया। जीनोम अनुक्रमण के बारे में थोड़ा जानेंगे कि अनुक्रमण है क्या। तो डीएनए के स्ट्रैंड क्षार में युग्मों को सटीक क्रम से पता लगाने को ही अनुक्रमण या सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो जीनोम अनुक्रमण के तरीके में पहला है शॉर्ट रीड अनुक्रमण, है ना, दूसरा है लॉन्ग रीड अनुक्रमण। तो शॉर्ट रीड में क्या होता है, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, और लॉन्ग रीड में क्या होता है, इसमें डीएनए को खंडों में विभाजित किया जाता है और इन खंडों की अनुक्रमण में टैगिंग भी की जाती है ताकि प्रत्येक खंड को टैग किया जा सके। हालांकि इन खंडों की लंबाई शॉर्ट रीड अनुक्रमण के खंडों से अधिक होती है। अब थोड़ा बाई गुणसूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो बाई गुणसूत्र क्या होता है, ये लिंग निर्धारण करने वाले दो मानव गुणसूत्रों में से एक है, जबकि दूसरा गुणसूत्र क्या है, एक्स है। तो मानव जीनोम में 22 युग्म में अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, एक युग्म लिंग निर्धारक गुणसूत्र होता है ना। बाई गुणसूत्र पुरुषों में होता है। बाई गुणसूत्र से SRI 6 डिटरमिन रीजन जीन होते हैं जो वृषण जैसे लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। इसलिए जब स्त्री का यस गुणसूत्र पुरुष के वाई गुणसूत्र से जुड़ता है तो नर संतान का जन्म होता है। बाई गुणसूत्र में काफी मात्रा में बेकार या जंक डीएनए भी होता है। जंक डीएनए में आनुवंशिक लक्षणों को प्रेरित करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए कोई स्पष्ट कार्य नहीं होने के कारण बाई गुणसूत्र के डीएनए अधिकांश भाग को व्यर्थ माना जाता था। तो ये हो जाएगा, है ना। अब क्या है कि बाई गुणसूत्र का लगभग 66% भाग रिपीटेटिव होता है, रिपीटेटिव डीएनए से बना होता है। इस रिपीटेटिव डीएनए का क्रम निर्धारित करने के लिए विशेष डीएनए अनुक्रमण और विश्लेषण तकनीक की आवश्यकता होती है ना। बाई गुणसूत्र वाले सभी व्यक्ति बाई गुणसूत्र धारक एक ही पूर्वज की संतान हैं जो लगभग 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए हैं। बाई गुणसूत्र पिता से नर संतानों में लगभग बिना किसी बदलाव के हस्तांतरित होते हैं। इसलिए बाई गुणसूत्र से संबंधित जानकारी विशेष रूप से किसी नर संतान के उसके पूर्वजों की वंशावली के साथ प्रत्यक्ष संबंध को बेहतर तरीके से वर्णन करती है। अब एक्स और वाई गुणसूत्र के बारे में थोड़ी तुलना देख लेते हैं। वैसे इतना जरूरी नहीं पर एक तरह से बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो बाई गुणसूत्र क्या होता है, एग या शुक्राणु दोनों में हो सकता है। यह लंबा होता है, लगभग 900 प्रोटीन कोडिंग जोन होते हैं इसमें, और ये महिला में डबल एक्स के युग में और पुरुष के एकल में एक्स वाई के रूप में होते हैं। और एक्स गुणसूत्र क्या होते हैं, ये संपूर्ण मानव जीवन का 5% हिस्सा होते हैं और इसमें डबल एक्स जीनोटाइप होते हैं। वाई गुणसूत्र क्या होता है, वाई गुणसूत्र केवल शुक्राणु में पाया जाता है। ये छोटा होता है, लगभग 100 प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं। ये पुरुषों में एकल रूप से एक्स के साथ वाई अर्थात एक्स वाई युग्म में होते हैं। ये संपूर्ण जीनोम का 2% हिस्सा होता है और इसे एक्स वाई जीनोटाइप होते हैं इसमें जो होते हैं। निष्कर्ष में देखेंगे तो बाई गुणसूत्र का अनुक्रमण से मानव वंशिकी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की हैं। यह हमारे वंशक्रम संबंधी अतीत की जानकारी और चिकित्सा के क्षेत्र में भावी संभावित प्रगति का रास्ता खोलता है। हमारा जो अगला टॉपिक है आज का वो जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी। तो ये क्या होता है कि ब्राजील और पनामा में आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों का उपयोग करके कुछ परीक्षण किए गए, है ना। ये परीक्षण खुले में किंतु नियंत्रित दशाओं में किए गए थे। इन परीक्षणों के दौरान मच्छरों की आबादी में लगभग 90% की आश्चर्यजनक गिरावट देखी गई। तो ये जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी है। तो सामान्य वंशानुक्रम में क्या होता है कि परिवर्तित जीन फैलता नहीं है। जैसे ये आप इसको देख सकते हैं कि नर मादा से इधर नर मादा फिर इधर, है ना। तो ये पूरा होता है। लेकिन जो जीन ड्राइव होता है उसके द्वारा क्या होता है कि इसका जो एक तरह से किसी एक जीन का ज्यादा रिपीटेटिव चल जाता है पूरे उसमें, यानी परिवर्तित जीन सदैव वंशानुगत होता है। तो ये हो जाएगा। हमें जीनोम अनुक्रमण संबंधी तकनीकों के बारे में काफी प्रगति हासिल की, साथ ही अनुवांशिक संशोधन या बदलाव करने से हमारी क्षमता में भी वृद्धि हुई। इसके चलते हमें मच्छरों के जनन को बाधित करने से और उनकी आबादी को क्रमिक रूप से नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तो जीडीटी के बारे में देखेंगे तो जीडीटी एक प्रकार का आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है ना। इस तकनीक से मेडेलियन वंशानुक्रम के निर्धारित नियमों को बदलने के लिए जीन संशोधन किया जाता है। और मेडेलियन वंशानुक्रम वस्तुतः क्या होता है, माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों के संतान में स्थानांतरित होने के पैटर्न को संदर्भित करता है। तो घटक क्या होता है, जीन ड्राइव में मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला है वह जीन जिसको किसी जीव के डीएनए में शामिल करना है। डीएनए काटने के लिए Cas9 एंजाइम और क्रिस्पर, है ना, एक प्रोग्रामेबल डीएनए का अनुक्रमक है जो यह निर्धारित करता है कि एंजाइम डीएनए को कहां तक काटना है। इसका परिणाम क्या होगा, इन 3 घटकों के जरिए एनकोड की गई आनुवंशिक सामग्री को मूल जीन के स्थान पर जीव के डीएनए में जोड़ दिया जाता है ना। इससे जीन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे ये जीन तेजी से आबादी फैलाते हैं। अंततः मूल जीन का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
उपयोग क्या है कि जीडीटी का उपयोग मलेरिया, डेंगू और जीका वायरस फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है, और इसके साथ आक्रामक प्रजातियों को भी नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इससे संबंधित कुछ समस्याएं जैसे पारिस्थितिकी, इसके चलते पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का दीर्घकालिक व्यवधान होगा, खाद्य जल का संतुलन बिगड़ सकेगा, अनचाहे परिस्थिति परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कानूनी रूप से जीन ड्राइव को नतीजे नियंत्रण से बाहर भी हो सकते हैं। इसका प्रभाव ये भी है कि ये देश की सीमाओं के बाहर भी फैल सकते हैं। सुरक्षा में क्या है कि इससे संबंधित रूप से जैव आतंकवाद या अन्य दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। निष्कर्ष में देखेंगे कि जीडीटी क्या होता है। वेक्टर जनित बीमारियों और आक्रामक प्रजातियों जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करती है। साथ ही यह गहन नैतिक और पारिस्थितिकी चिंताओं को भी बढ़ाती है। जीन ड्राइव के अज्ञात क्षेत्र कार्य करते हुए नवाचार और नैतिक जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा, तभी इसको प्रमोट किया जा सकता है। नहीं तो इससे आपको तो पता है कि कोई भी कार्य किया जाता है तो मानवता की भलाई के लिए किया जाता है, लेकिन मानवता में कुछ ऐसे मानव होते हैं जो इसको एक तरह से गलत राह में ले जाते हैं, जिससे इसका बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे आज की संक्षिप्त सुर्खियां इसमें। तो क्या है, हाइपरलूप के बारे में बताया गया। टाटा स्टील और टीयूटीआर हाइपरलूप ने हाइपरलूप तकनीक के विकास पर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ना। हाइपरलूप क्या है, आईटी मद्रास में संचालित एक डीप टेक स्टार्टअप है ना। हाइपरलूप यात्रियों एवं कार्गो के लिए प्रस्तावित एक अल्ट्रा हाई स्पीड युक्त जमीनी परिवहन प्रणाली है। इसकी गति कितनी होती है, 700 मील प्रति घंटे से अधिक होती है। तो आईपीएल लूप की अवधारणा को एलन मस्क और उसकी कंपनी स्पेसएक्स तथा अन्य कंपनियों द्वारा प्रचारित किया जा रहा था। इसके 3 घटक होते हैं, जैसे पहला है ट्यूब, पॉड और टर्मिनल। ट्यूब क्या होती है, एक बॉडी है ना। ट्यूब एक बॉडी पार्ट के आने जाने वाले मार्ग को छोड़कर पूरी तरह से बंद या कम दबाव प्रणाली या वैक्यूम ट्यूब पर होती है ना। पॉड एक कोज होता है जिस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर दबाव बनाए रखा जाता है ना। इससे चुंबकीय प्रणोदन का उपयोग किया जाता है ना, जो ट्यूब के भीतर वायु प्रतिरोध या घर्षण को काफी हद तक कम करने के या समाप्त कर देता है। टर्मिनल पॉड के आगमन और प्रस्थान को प्रबंधित करता है। इससे लाभ क्या होगा कि यह बड़े शहरों के बीच हवाई यात्रा की तुलना में सस्ता विकल्प होगा। साथ ही इसके यात्रा के समय और प्रदूषण में कमी आएगी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कैप 3 की KAPP 3। तो ये गुजरात में क्या है, भारत के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू हुआ है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है, दाब युक्त भारी जल रिएक्टर PHWR का स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़ा संस्करण है ना। इस संयंत्र ने 2020 में अपनी प्रथम क्रिटिकलिटी हासिल की थी है ना। इस संयंत्र में तब क्रिटिकलिटी प्राप्त करता है जब प्रत्येक विखंडन घटना इतनी पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन रिलीज करती है कि चालू श्रृंखला विक्रियाओं को जारी किया जा सके। PHWR में क्या होता है, प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में भारी जल के मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इससे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं इसमें, पतली दीवार वाली प्रेशर ट्यूब है ना, सीमा से अधिक दबाव को कम करने के लिए पैसिव डीके हीट रिमूवल सिस्टम। इससे क्या होगा, जापान की फुकुशिमा जैसी परमाणु दुर्घटनाओं को आशंका को कम करने के लिए इसमें अपनाया गया है ना। साथ ही स्टील लाइन कंटेनमेंट, जिससे क्या होगा, शीतलक हानि से होने वाली दुर्घटना को कम करने के लिए। अब भारत में इसके 3 चरणों वाले परमाणु क्रम को दूसरे चरण में है ना। नाभिकीय संयंत्र से क्या है, विद्युत उत्पादन के लिए U-235 समस्थानिक का 3 से 5% संवर्धन जरूरी है। अगला जो टॉपिक है वो दूरसंचार प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास। तो ट्राई ने क्या किया है कि दूरसंचार प्रसारण तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने का परामर्श पत्र जारी किया है ना। इस परामर्श पत्र का उद्देश्य देश में मौजूद R&D इकोसिस्टम की समीक्षा करना, R&D को बढ़ावा देने में आने वाली बाधाओं की पहचान तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में R&D में सुधार के लिए कुछ उपायों की सिफारिश करना। तो भारतीय दूरसंचार परिणाम का प्राधिकरण ट्राई अधिनियम 1997 के तहत ट्राई को दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सिफारिशें करने का दायित्व सौंपा गया। तो इसका महत्व क्या है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे नए प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी, उद्योग 4.0 को समर्थन मिलेगा, उपभोक्ताओं की संतुष्टि मिलेगी, आर्थिक रूप से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को प्रोत्साहित मिलेगा। इसमें चुनौतियां क्या है, संगठन की संख्या की कमी है ना, कमजोर इंटरलिंकेज के कारण अनुसंधान का अधिक व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा। आईसीटी क्षेत्र में R&D गतिविधियों की देखरेख के कोई केंद्रीकृत प्रशासनिक संस्था मौजूद नहीं है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हार्डवेयर के बजाय सॉफ्टवेयर पर अधिक ध्यान देती हैं। दूरसंचार केंद्र निष्क्रिय हो गए हैं, जिससे क्या होता है कि इसका चिंता का विषय बढ़ गया है।
तो ये हो जाएगा। इसमें बाकी स्वदेशी का 4G और 5G को विकसित किया गया। इससे पहले ही इसकी राष्ट्रीय संचार नीति 2018 की घोषणा की गई है। दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पाद से संबंध प्रोत्साहन PLI योजना चलाई जा रही है ना। वायरलेस टेक्नोलॉजी को उत्कृष्टता की स्थापना की गई। तो ये हो जाएगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खुराक खरीदने का निर्णय लिया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है एक प्रायोगिक दवा है। यह 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के दौरान भी संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए इसका आयात किया गया था। तो निपाह वायरस क्या होता है? एक जूनोटिक वायरस है। यह दूषित भोजन के सेवन से यह संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संक्रमण से भी फैलता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कृत्रिम एंटीबॉडीज हैं। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली की भी नकल करता है। तो ये हो जाएगा, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो जाएगा। इसमें बस इतना जानना है, बाकी ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। अब क्या है WHO की उच्च रक्तचाप रिपोर्ट में क्या है, इसकी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उच्च रक्तचाप जो हाइपरटेंशन होती है, इसमें सामान्य से अधिक रक्तदाब की स्थिति को नापा जाता है। इसे डायलोस्टिक और सिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक रक्तदाब दिल की धड़कनों के समय धमनियों पर पड़ने वाले दबाव का माप है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु में क्या होता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का 34% मतलब उच्च रक्तचाप की स्थिति पाई गई है ना। भारत में 31% आबादी उच्च रक्तचाप की सामान्य समस्या से ग्रस्त है ना। 37% भारतीय इसकी जांच करवा पाते हैं और केवल 30% को उपचार मिल जाता है। तो भारत में क्या हो सकता है कि 2040 तक 4.6 मिलियन लोगों को जीवन को बचाया जा सकता है इसके द्वारा। अब भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो भारत उच्च ताप नियंत्रण पहल ISCI है ना, जिससे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और WHO इंडिया द्वारा शुरू किए गए हैं है ना। इसका उद्देश्य क्या है? प्रमाणिक उपचार प्रोटोकॉल, नियमित दवा आपूर्ति, रोगी केंद्रित देखभाल, कार्य साझा करना और डिजिटल सूचना प्रणाली। तो ये हो जाएगा। गुजरात घोषणा पत्र WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आउटकम दस्तावेज गुजरात घोषणा पत्र है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले WHO के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आउटकम दस्तावेज जो है गुजरात घोषणा पत्र के रूप में जारी किया है। इस दस्तावेज में क्या होगा कि पारंपरिक चिकित्सा क्षमता को दोहन करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण को ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। स्क्रब टाइफस रोग क्या होता है? यह ओरिएंटा तत्सुगमुसी नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। यह संक्रमित चिगर्स के काटने से फैलता है ना। इसके लिए कोई टीका नहीं है। इसमें बुखार, सिर दर्द और कभी कभी दाने निकलते हैं। तो ये हो जाएगा। तस्मेनियाई बाघ के RNA। तो जो ये तस्मेनियाई बाघ जब था, ये क्या था कि कुत्ते के आकार का धारीदार त्वचा वाला मांसाहारी मार्सुपियल था। ये ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के देशों में पाया जाता था है ना। ये क्या है कि शोधकर्ताओं ने पहली बार किसी विलुप्त प्रजाति के RNA को अनुक्रमित किया है। तो डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA की तरह RNA भी आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है, साथ ही प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही DNA में किसी जीव के आनुवंशिक कोड को संग्रहित किया जाता है। तो ये हो जाएगा। डॉली क्लोन भेड़ बनाने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले सर इयन बिमोल्ट का हाल ही में निधन हो गया। डॉली बेस कोशिका से क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था है ना। डॉली को सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर SCNT नामक क्लोनिंग विधि से उपयोग करके बनाया गया था है ना। यह डोनर वयस्क कोशिका के केंद्रक का उपयोग करता है ना। क्रोमोसोमल DNA के रूप में केंद्रक में मौजूद होता है, इसलिए क्लोन के रूप में विकसित जीव में मूल डोनर कोशिका के समान DNA मौजूद होता है। तो ये हो जाएगा। ब्रह्मांड से जुड़े विवाद, तो इसके लिए ब्रह्मांड विस्तार से जुड़े निपटने के लिए एक नया तरीका प्रस्तावित किया है। जैसे ब्रह्मांड की विवाद 13.7 बिलियन पहले हुई थी। यह बिग बैंग घटना के कारण हुई थी और इसका विस्तार और फैलाव भी हो ही रहा है, अभी भी लगातार जारी है। तो ब्रह्मांड के विस्तार की पहली व्याख्या 1929 में एडविन हब्बल ने प्रस्तुत की थी। हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार की परिशुद्धि दर का पता लगाने में अभी भी एक चुनौती है, जिसे हब्बल स्थिरांक कहा जाता है। तो हब्बल स्थिरांक की गणना निम्नलिखित दूरी द्वारा की जाती है। ऐसा सुपरनोवा के दौरान चमक का पर्यवेक्षण करते हुए, कॉस्मिक माइक्रोवेव के बैकग्राउंड अर्थात बिग बैंग परिघटना से शेष बचे विकिरण में बदलाव का विश्लेषण करके, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करके है ना, इस तरह से इसकी गणना की जाती है। हब्बल स्थिरांक के मापन में एक विसंगति भी मौजूद है, क्योंकि हब्बल स्थिरांक का अनुमान लगाने वाली सभी 3 पद्धतियां ब्रह्मांड के अलग अलग चरणों से प्राप्त होती हैं। CMB अत्यधिक नवीन ब्रह्मांड पर आधारित है, जबकि अन्य 2 पुराने ब्रह्मांड पर
है। तो इसके लिए बस इतना ही, बाकी ये ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल नहीं। तो और क्या है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो गगनयान मिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर ली, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे ही बड़ी सफलता प्राप्त की जाती है। जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, तो ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें हासिल हो गई। क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक तापमान -150 से -273 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन का उपयोग करते हैं। ये ठोस और तरल प्रणोदक इंजनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, है ना। यह तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन प्रणोदकों के संयोजन का उपयोग करके गैस जनरेटर चक्र का उपयोग करने वाला पहला क्रायोजेनिक इंजन है ना। इसकी क्षमता 228 टन ईंधन की है। इसका उपयोग भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 ऊपरी चरण में किया गया था। नासा का ओसिरिस रेक्स क्षुद्रग्रह सैंपल कैप्सूल। तो नासा का ओसिरिस रेक्स कैप्सूल बेन्नु क्षुद्रग्रह से सैंपल लेकर पृथ्वी पर लौटा है। ओसिरिस रेक्स क्या है कि ओसिरिस स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया था, है ना। यह पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह बेन्नु का पर्यवेक्षण करने वाला नासा का प्रथम मिशन है। तो अक्टूबर 2020 में OSIRIS REX अंतरिक्ष यान क्षुद्रग्रह बेन्नु से धूल और कंकड़ के नमूने एकत्र किए थे। क्षुद्रग्रह ऐसे चट्टाने पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और वे 4.6 अरब वर्ष पूर्व निर्मित सौर मंडल के अवशेष हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। बेन्नु एक प्रकार का बेन्नु एक है जो एक बी प्रकार का क्षुद्रग्रह है, अतः यह महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन और अन्य खनिज धारित करता है, इसलिए इस पर आपतित होने वाले प्रकाश का केवल 4% ही परिवर्तित करता है। तो ये हो जाएगा, है ना। और क्या है, क्षुद्रग्रह से प्राप्त सैंपल का महत्व क्या है। तो इससे पृथ्वी के निर्माण के साथ कार्बनिक पदार्थों तथा जल की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, है ना। यह संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रहों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे संपूर्ण मानव जगत का भी कल्याण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसलिए एक्सरे ये उतना जरूरी नहीं है। आपके ये टेलीस्कोप है जिसकी शुरुआत 2024 में चंद्रमा के सियोलिस्केटर जापान की पहली सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, पिन पॉइंट लैंडिंग अर्थात लैंडिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। ये हो गया मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर में भेजे गए मॉक्सी उपकरण ने मंगल ग्रह पर अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ना। मॉक्सी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला उपकरण है ना। मॉक्सी एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से आणविक ऑक्सीजन को उत्पादन करते हैं और इससे पंप किए गए कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु को अलग करते हैं। तो बस ये इतने हो गए। जूनो मिशन क्या है कि नासा के जूनो मिशन ने बृहस्पति ग्रह के करीब 53वीं फ्लाई बाई पूरी की है। फ्लाई बाई क्या है, यह एक अंतरिक्ष यान के वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के लिए किसी खगोलीय पिंड के काफी करीब उड़ान होता है। तो जूनो मिशन के बारे में थोड़ा देखेंगे तो इसे 2011 में 5 साल के मिशन के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, बृहस्पति ग्रह के बने घने बादलों के नीचे अध्ययन करना, साथ ही बृहस्पति और सौर मंडल ब्रह्मांड के विशाल ग्रहों की उत्पत्ति का विकास का पता लगाना। तो ये हो जाएगा। और ये अपने विस्तारित मिशन के तहत सितंबर 2025 तक ये अंतरिक्ष यान के सक्रिय रहने तक बृहस्पति ग्रह के अध्ययन का कार्य जारी रखेगा। K2-18 बी एक्सोप्लैनेट बाह्य ग्रह या बहिर्ग्रह। ये क्या है कि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18 बी नामक एक्सोप्लैनेट नामक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मौजूदगी का पता लगाया। ये एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से करीब 120 प्रकाश वर्ष दूरी है। सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ये हब्बल टेलीस्कोप का अनुवर्ती है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है। ये इंफ्रारेड में काम करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टार्म। ये क्या है कि मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टार्म दो घटनाओं के बीच के समय के दौरान अलग अलग ऊर्जावान आयनों का अध्ययन करके अंतरिक्ष में मौसम का पूर्वानुमान लगाने की सटीकता से मदद करता है ना। यह एक अल्पकालिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक हिस्सा वायुमंडल से मुक्त होता है जो सौर वायु और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के बीच परस्पर क्रिया करता है। यह इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड सौर वायु के वेग और सौर वायु के बदलते दबाव पर निर्भर करता है ना। सबस्टॉर्म की औसत गति लगभग 2 से 4 घंटे की होती है और दक्षिण दिशा की ओर होना भूमिगत सबस्टॉर्म आने वाला एक आवश्यक शर्त है।
हमारा जो आखिरी और लास्ट टॉपिक है वो सुपर ब्लू मून। तो सुपर ब्लू मून क्या होता है? तीन चंद्र घटनाओं का संगम है, फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून। ब्लू मून एक महीने के भीतर पड़ने वाली दूसरी पूर्णिमा को व्यक्त करता है। यह दुर्लभ घटना है क्योंकि पूर्णिमा आमतौर पर महीने में एक ही बार आती है। जब एक मौसम में चार पूर्णिमा होती है तो तीसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा अपनी पेरिजी यानी पृथ्वी के निकटतम बिंदु से गुजर रहा होता है, यह उसके करीब होता है, साथ ही पूर्णिमा भी होती है, तब सुपर मून होता है। पेरिजी फुल मून एपीजी पृथ्वी से दूरतम बिंदु पर कुल फुल मून से 14% बड़ा और 30% अधिक चमकदार होता है। एफजी पर फुल मून को माइक्रोमून भी कहा जाता है और अगला सुपर मून वह जनवरी 2037 में दिखाई देगा, सुपर ब्लू मून। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है से सितंबर माह की मंथली मैगजीन। तो ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही ज़्यादातर लोगों को शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके और साथ ही साथ इसका ज़्यादा उपयोग भी हो सके, क्योंकि क्या है कि एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। तो अब क्या है कि एक तरह से सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। तो सारे बिंदुओं को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। उसके आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा बाद में पढ़ने के लिए। बाकी इसमें ज़्यादा उसे शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने जहाँ तक हो सका है आपको समझा दिया है। और इसके बाद क्या होता है कि इसमें प्री 365 नाम से एक कह सकते हैं कि पूरा इसका वो आता है, विजन आईएएस की मैगजीन आती है जिसमें पूरा आपका कह सकते हैं कि पूरा एकदम से शॉर्टकट में लिखा होता है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उसे उतना पढ़िए और साथ ही साथ ज़्यादातर लोगों को शेयर करें। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का बने रहने के लिए।